बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आई थिंक हमारा आज 8th लेक्चर नहीं सॉरी 9th लेक्चर है। ये मैं ज़रा चेक कर लूँ, लेक्चर नंबर आई थिंक 9th ही है। अच्छा जी, हम ऑलरेडी CGS और उसके कुछ चैप्टर्स नंबर 1 से लेकर 4 तक हम इकट्ठे कर रहे हैं। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्रैक्टिस की है। हमने कुछ फर्दर चैप्टर इसमें क्वेश्चन किए हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है जी, मैं चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी हमने बिट पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को हमने कवर किया था। लेकिन आज ज़रा आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर, इस 4 चैप्टर्स को हमने काफ़ी टाइम दे दिया है। ठीक है जी, ये मैं ज़रा चेक कर लूँ कि जस्ट अ मिनट जी। हमारा जो आज का कॉस्टिंग का लेक्चर है, ये आई थिंक लेक्चर नंबर मैं भूल जाता हूँ। ये हमारा 9th लेक्चर है। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 9 है। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये चैप्टर नंबर 4 के काफ़ी क्वेश्चन हल कर लें, ताकि अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे चले जाएं। ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये हमने T फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन हल किए भी थे। ये वो लेजर्स हैं जो हमने वर्क इन प्रोसेस और उन चीज़ों के बनाए। ये आज के क्वेश्चन में भी हो सकता है इस पे क्वेश्चन हो। देखिए, ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जर्नल इंट्रीज जो है, कुछ यहाँ पे इन्होंने जर्नल इंट्रीज पास की हैं। भाई कुछ इंट्रीज, जर्नल इंट्रीज जो होती हैं, जर्नल ऑफिस की इंट्रीज होती हैं। ठीक है जी, और कुछ इंट्रीज फैक्ट्री लेवल पे होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने टी अकाउंट्स बनाए थे जिसमें मूवमेंट्स हमने बनाई थी, तो वही टी अकाउंट्स जो है और उसकी जो इंट्रीज थी वो सारी फैक्ट्री लेवल की इंट्रियाँ होती हैं। ये इंशाल्लाह इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आज देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देखें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसका कुछ हिस्सा इस पेज पे है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो इस पेज पे है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ज़रा क्वेश्चन को रीड करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। उसका आंसर इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने वर्किंग टी की है कि नहीं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं ज़रा नीट पेज उठाऊँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई बनाओ क्या। जरा रिक्वायरमेंट को देखते हैं। वो रिक्वायरमेंट में क्या हमारा अंग रहा है, टी अकाउंट्स शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड यूजिंग 3 अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा जी, ये हमसे टी अकाउंट्स बनवा रहा है, लेकिन टी अकाउंट में क्या कह रहे हैं भाई, एक चीज़ नहीं आई है, 3 अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस। भाई इसमें और आम उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, 3 कॉलम में और वर्क इन प्रोसेस का सिंगल कॉलम। भाई इस सवाल का अपना जवाब क्या है वो भी हल करते हैं, और अगर साथ में हमने 3 कॉलम की जगह एक ही कॉलम में वर्क इन प्रोसेस बनाए तो वो कैसे होता है। भाई हमने इससे पहले जो वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाया था वो एक था, यहाँ पे सिर्फ 3 बनाने हैं। उसमें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बल्कि सिर्फ मटेरियल, लेबर और एफर्ट को अलग अलग बनाना है। अच्छा जी, ज़रा लेजर्स बनाते हैं। टी अकाउंट शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। भाई ये कह रहे हैं कि टी अकाउंट्स बनाओ। अब कितने टी अकाउंट्स बनाए? अकाउंट्स तो काफ़ी है, अकाउंट पेबल के भी बन सकता है, साथ में मटेरियल का भी बन सकता है, मुख्तलिफ बन सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अपने आंसर को कवर करने के लिए हमने कौन कौन सा लेजर फोकस करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अगर मटेरियल का लेजर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमसे बनवा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये फ्लो की बात कर रहा है कि भाई फ्लो जो मूवमेंट है वो कैसे होगी, तो भाई सबसे पहले मटेरियल का लेजर बनता है। अगर मटेरियल का लेजर बनाऊंगा टी फॉर्मेट में, इसके साथ वर्क इन प्रोसेस, भाई वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल का अलग बना दूंगा। ये 3 कॉलम कह रहा है तो तभी हम अलग अलग बनाएंगे। भाई मटेरियल का अलग, वर्क इन प्रोसेस लेबर का अलग, और वर्क इन प्रोसेस FOH का अलग। इसको ये कह रहा है कि वर्क इन प्रोसेस के 3 लेजर्स बनाओ। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था, इन तीनों को इकट्ठा बनाया था, एक ही लेजर में रॉ मटेरियल और सारा कुछ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क इन प्रोसेस के अलग अलग लेजर बने। इस पे भी सॉल्व करते हैं। मैं इसके नीचे सिंगल को भी सॉल्व करता हूँ ताकि दोनों को कंपेयर करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये ऊपर वाला है, लाइन से ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद
वर्क इन प्रोसेस से चीज़ें कहाँ जाती हैं? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का लेजर बनता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका लेजर बनता है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे सिंगल में बनाऊँ तो भाई हमने मटेरियल का बनाया था, साथ में वर्क इन प्रोसेस का, उसके बाद फिनिश गुड्स का, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। हमने पिछले प्रैक्टिस इस तरह की थी। अच्छा जी, क्वेश्चन से डेटा उठाते हैं। ये क्या कह रहा है? द सीड्स कंपनी हैज़ द फॉलोइंग इन्वेंट्री ऑन सितंबर 1। भाई सितंबर 1 को कौन कौन सी इन्वेंट्रीज थी? मटेरियल का बैलेंस था 60,000। ठीक है जी, इसके साथ भाई फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे नहीं, ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ कि ये हमारी इन्वेंट्री होती है और इन्वेंट्री डेबिट ही होती है। अच्छा, इसके बाद वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का उसने अलग दिया है 30,000। ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस लेबर का अलग दिया है 36, ओपनिंग बैलेंस 36,000। इसके बाद एफओएच का दिया है 27,000, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ड्यूरिंग सितंबर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड वर 200,000। भाई नया जो मटेरियल आया है वो 2 लाख रुपए का आया है, और ये कहाँ से आया होगा? अकाउंट पेबल से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर वाज 1,80,000। तो भाई डायरेक्ट लेबर कहाँ पे हमने वर्क इन प्रोसेस में उसको लाते थे, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ये पेरोल अकाउंट से आएगा 1,80,000। ठीक है जी, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन हुआ 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई एफओएच अप्लाई करते हैं किस बेसिस पे? 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो भाई डायरेक्ट लेबर हमारा 1,80,000 है, जिसके साथ 75% को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 1,80,000 क्रॉस 75%, भाई ये 1,35,000 बनता है, और ये एफओएच अप्लाइड से आता है। इसकी एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, इसके बाद फर्दर हमारे पास जो डेटा है वो है सितंबर 30 के इन्वेंट्री के क्लोजिंग का। भाई मटेरियल हमारा क्लोजिंग कितना है? कैरी डाउन हमारा है 30,000 रुपये का। ठीक है जी, उसके साथ फिनिश गुड्स हमारा है 47,000 रुपीज़ का, कैरी डाउन 47,000 का। इसके बाद है वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग मटेरियल का जो है कैरी डाउन वो है 12,000, और लेबर का जो है वो है कैरी डाउन 20,000, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच का जो है कैरी डाउन वो है 15,000। तो भाई मटेरियल हमारे पास पुराना था 60,000 का, जिसमें से 2 लाख का नया परचेज़ किया है, और उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास यहाँ पे 230,000 रुपीज़ जो है ये मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, वर्क इन प्रोसेस में गया है यहाँ से यहाँ। तो इसमें यहाँ पे आएंगे 230,000 का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। यही मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में हमारा 30,000 का पुराना पड़ा था, जिसमें से नया जो कंज्यूम हुआ है वो 230,000 का है, और उसमें से 12,000 रुपये का रह गया है। तो इसका मतलब है कि 248,000 रुपीज़ का जो है ये हमारा फिनिश गुड्स में जाएगा। तो भाई फिनिश गुड्स में यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल से कितना आएगा? 248,000। ठीक है जी, हर लेजर को फाइनल करेंगे और उससे वर्क इन प्रोसेस से मूव करेंगे उसको फिनिश गुड्स पे। इसी तरह लेबर का भी करते हैं। 36,000 का पुराना पड़ा था, इसमें 180,000 नया ऐड हुआ है, और जिसमें से क्लोजिंग है वो निकाल देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा भाई फिनिश गुड्स में यहाँ से 196,000 रुपीज़ का लेबर गया है। वर्क इन प्रोसेस लेबर से हमारे पास 196,000 रुपीज़ का फिगर आ जाएगा। भाई इसी तरह एफओएच में भी 27,000 का पड़ा था, 135,000 का नया आया है, तो उसमें से निकाल देंगे 115,000 का। तो भाई 147,000 फिनिश गुड्स में जाएगा एफजी, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच से यहाँ पे आ गया 147,000। ठीक है जी, अब फिनिश गुड्स हमारे पास 50,000 का पुराना पड़ा था, जिसमें 248,000 रुपीज़ का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, 196,000 रुपीज़ का लेबर, और 147,000 रुपीज़ का एफओएच और इसमें से निकाल देंगे 47,000 रुपीज़ का क्लोजिंग। तो 594 का हमारे पास जो फिनिश गुड्स हैं वो चला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में,
और भाई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा किसकी वजह से, फिनिश गुड्स की वजह से। और यही जो फिनिश गुड्स का लेजर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है और यही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। ठीक है, ये हमारे टी अकाउंट्स की मूवमेंट है, लेकिन इसको स्प्लिट में बनाया है। इससे पहले हम कैसे बनाते थे भाई, ओपनिंग बैलेंस लेते थे मटेरियल का, उसमें ऐड करते थे परचेजेस जो अकाउंट पेबल से आते थे, उसमें क्लोजिंग इसी तरह रिकॉर्ड करते थे 30,000 का। वर्क इन प्रोसेस देके हमारे पास एक होता था, यहाँ पे 3 दिए हैं तो भाई तीनों को मिला दो, 30,000 प्लस इसका ओपनिंग 36,000 प्लस इसका ओपनिंग 27,000, तो हमारा ओपनिंग हो गया 93,000 का पूरा। और क्लोजिंग सबके क्लोजिंग मिला दो भाई, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये हो गया मेरा 47,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मटेरियल हम लाते थे भाई, मटेरियल से यहाँ से फिगर आता था 230,000 वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस से 230,000 का मटेरियल आ गया भाई, लेबर आ गया 180,000 का और FOH आ गया 135,000 का। यहाँ ये जो जिस तरह यहाँ पे रिकॉर्ड किए वही वही सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। इन सब को हम मिला लेते थे, 93,000 प्लस 230,000 प्लस 180,000 प्लस 135,000 ये आ गया, जिसमें से हम 47,000 का क्लोजिंग निकाल देंगे तो भाई 591। हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, 93 36 हमारा फ़र्क क्यों आ रहा है, 93,000 प्लस 230,000 प्लस 180,000 प्लस 135,000 माइनस 47,000, 591 आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 594, भाई हमने ओपनिंग में गलती की होगी, ज़रा क्रॉस चेक करते हैं। 30,000 का ओपनिंग है प्लस 36,000 का ओपनिंग है प्लस 27,000 का ओपनिंग है, तो हमारे पास ओपनिंग आ गया 93,000 का, ये ठीक है। क्लोजिंग को ज़रा चेक करते हैं, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, क्लोजिंग हमारे पास 47 है। तो भाई हमारा फ़र्क क्यों आ रहा है, फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही वर्किंग है और सेम ही ये ऐड हो जाने हैं। ज़रा क्रॉस चेक करते हैं कि भाई हम कल गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, गलती को चेक करते हैं। 93,000 का हमारा ओपनिंग है प्लस 230 का इसमें मटेरियल आ गया, 180,000 का इसमें लेबर आ गया और 135,000 का इसमें FOH आ गया, ये सारा आ गया 638,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे 47,000 को तो 591,000 आ रहा है, जो कि 594,000 आना चाहिए। हम गलती कहीं पे कर रहे कहीं पे तो हम गलती कर रहे हैं भाई। ज़रा फिगर्स को क्रॉस चेक करते हैं, ये दोनों सेम आने चाहिए क्योंकि इन दोनों में फ़र्क नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लेजर 3 है और यहाँ पे लेजर 1 है। इसको ज़रा मैं चेक करता हूँ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा तो यहाँ पे 591 आ रहा है, 591,000। इसी 591,000 को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, फिनिश गुड्स में। तो भाई फिनिश गुड्स में हमारा यहाँ पे 591,000 डेबिट होगा, किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस से। और भाई यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो था 50,000 और इसका जो कैरी डाउन है वो है 47,000। ठीक है जी, ये फिनिश गुड्स का। अच्छा, जब इसी चीज़ को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 50,000 हमारा फिनिश गुड्स में आ गया अपना, जिसमें से 591,000 जो है वर्क इन प्रोसेस से आ गया, तो उसको ऐड कर देंगे 591,000, उसमें से माइनस कर देंगे 47,000 का, तो यहाँ पे 594,000 जो है हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट हो जाएगा 594,000 और ये फिनिश गुड्स से आएगा। तो अगर आप मूवमेंट को देखें तो अल्टीमेटली दोनों के आंसर्स जो है और सारा कुछ सेम आ रहा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना है कि यहाँ पे 3 सेपरेट वर्क इन प्रोसेस के लेजर बने हैं और यहाँ पे एक जो हम एक करते पहले हमने जिस तरह डिस्कस किया था जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, तो होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है, लेकिन इसको इस तरह अगर 3 लेजर्स ना मांगे होते तो हम यहाँ पे इसको इसी तरह सॉल्व करते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 को ज़रा डिस्कस करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इन रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा जी, स्केजुअल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शोज, भाई ये कुछ डेटा दिया है। ठीक है, इसमें से ये हमसे देखते हैं कि क्या कुछ मांग रहा है। मटेरियल यूज्ड मतलब मटेरियल कंज्यूम 3 लाख का हुआ है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 8 लाख का हुआ है और ओवरहेड्स जो है वो हमारे 640,000 है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री दी है 140,000 की। भाई ये 4 चीज़ों इन्होंने हमें दी है, मांग क्या रहा है हमसे, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का,
इसको मैं सॉल्व करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। अच्छा जी, ये हमसे मांग रहा है द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या मांग रहा है? जिस तरह पहले क्वेश्चन हम अभी इससे पहले हमने हल किया था, वो कह रहे थे कि FOH इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 75% ऑफ द लेबर। इसी तरह यहाँ पे भाई हमसे मांग रहे हैं कि ये 75% जो अक्सर सवालात में दिया होता है, इसको निकालना कैसे है। तो क्या मांग रहा है? FOH रेट टू डायरेक्ट लेबर। तो भाई जब भी किसी का रेट मालूम करना हो, किसी दूसरे के साथ रिलेट करना हो, तो जो पहले वाला है उसको ऊपर लिख दे, जो दूसरा है उसको नीचे लिख दे। तो भाई ये रेट कैसे निकालेंगे? FOH डिवाइडिंग बाय डायरेक्ट लेबर। तो भाई FOH हमारा इस क्वेश्चन में जो है वो कितना है? 640,000 रुपीज़ का। और इसके नीचे डायरेक्ट लेबर हमारा जो है वो है 8 लाख का। ठीक है जी, इसके वैल्यू निकालते हैं। ये है 640,000 डिवाइडिंग बाय 8 लाख, इससे आ गया 0.8। और जब भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100%, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 80%, क्योंकि जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 80 बन जाएगा और ये परसेंट अपनी जगह रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम 0.8 की जगह हम 80% भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा FOH रेट निकल आया है। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट 2 में मांग रहा है द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन द वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन द वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। भाई इस क्वेश्चन को अगर देखें ना, उसने हमें वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री दी है। ये 2 का, अगर ये 1 का आंसर है, 2 का अगर देखें वर्क इन प्रोसेस की, उसने हमें एंडिंग इन्वेंट्री दी है 1,40,000 रुपये की। तो भाई इसमें मटेरियल भी होगा, इसमें लेबर भी होगा और इसमें FOH भी होगा, तीनों होंगे ना। तो मांग क्या रहे हमसे? रिक्वायरमेंट्स को ज़रा देखें। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री एज्यूमिंग दैट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज 50,000। क्या का है भाई? इसमें जो लेबर है वो 50,000 रुपये का है, तो इसमें मटेरियल कितना है? ये वाला। तो भाई जब ये और ये तीनों प्लस करेंगे तो इससे आना चाहिए 140,000। ठीक है ना भाई, तीनों चीज़ों को जो ये कह रहा है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,40,000 की है, तो इसका मतलब है इसमें लेबर मटीरियल FOH होगा ना। उसने दिया है कि इसमें लेबर 50,000 का है। तो भाई हमारा फार्मूला क्या निकला है इससे पहले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया है कि भाई लेबर का 80% जो है वो हमारा FOH होता है। तो भाई हमारा लेबर कितना है? 50,000। तो 50,000 के साथ हम 80% को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे निकलेगा 50,000 क्रॉस 80%, तो इससे निकलेगा 40,000। तो इसका मतलब है कि इसमें 40,000 का FOH होगा। तो भाई मटेरियल कितना है? तो भाई टोटल से इन दोनों को माइनस करेंगे तो मटेरियल निकल आएगा। मतलब मटेरियल को प्लस करेंगे लेबर के साथ और प्लस करेंगे FOH के साथ, तो इससे आना चाहिए 140,000। तो भाई इसको भी इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा। तो मटेरियल कितना है भाई? 140,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000, तो 140,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000, इससे निकलेगा 50,000। तो इसका मतलब है 50,000 रुपये का मटेरियल है, तो ये भी 50,000 ही है। तो देखो 50,000 जमा 50,000 1 लाख और जमा 40,000 1,40,000। ठीक है, तो इसका आंसर है 50,000। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जर्नल इंट्रीज का है। कॉस्टिंग में जर्नल इंट्रीज चले करते हैं, सॉल्व करते हैं, बल्कि डिस्कस करते हैं इंट्री बाय इंट्री। इसके स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी जर्नल इंट्रीज करते हैं। उन्होंने कहा है भाई जर्नल इंट्रीज कर दो, ये नहीं कहा कि ऑफिस की अलग और फैक्ट्री की अलग कर दो। बस इसके मुताबिक हमें जितनी इंट्रियाँ आती होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसकी इंट्री नंबर 1 को अगर देखें तो भाई इंट्री नंबर 1 इसकी क्या होगी? उसने सवाल में मांगा है भाई जर्नल इंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शंस।
तो भाई ज़रा इसको गौर से देखें, इंट्रीज यहीं पे मैं रफली सॉल्व करूंगा। जर्नल भाई उसी तरह बनाना है जिस तरह जर्नल बनता है कि भाई डेट, तो इसमें डेट नहीं है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर रेफरेंस अगर कुछ हो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, वही फॉर्मेट जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा था, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये क्या कह रहा है भाई, मटीरियल परचेज्ड। तो भाई मटीरियल परचेज्ड ए का क्या भाई, मटीरियल परचेज का क्या मतलब है भाई, मटीरियल हमने ख़रीदा है तो मटीरियल डेबिट, एसेट है हमारा। तो भाई मटीरियल, जब एसेट मटीरियल आएगा तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, तो भाई जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। 40,000 पे हमारा मटीरियल डेबिट हो जाएगा। और अकाउंट पेबल कुछ नहीं कहा, तो भाई अकाउंट पेबल ही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। भाई मटीरियल आएगा तो या कर्ज से आएगा या कैश से या बैंक से, तो उसने कुछ नहीं कहा तो भाई हम अकाउंट पेबल को ही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, ये इसकी एंट्री होगी। इसके बाद है भाई डायरेक्ट मटेरियल इशूड और इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, दो चीज़ें हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे जाता है, वर्क इन प्रोसेस में जाता है ना। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है भाई, वर्क इन प्रोसेस पे। तो मेरा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा कितने पे, 65,000 रुपीज़ पे जो उसने दिया है। और इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है भाई, वो एफओएच में जाता है, एफओएच कंट्रोल अकाउंट। ये एक्चुअल है तो भाई एफओएच कंट्रोल में, अप्लाई में नहीं, कंट्रोल में डेबिट होगा। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट कैसे होता है, एफओएच कंट्रोल और एफओएच अप्लाइड। तो भाई जो अप्लाइड वाला होता है वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है, अप्लाइड यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। और फिर यही अप्लाइड जो है कंट्रोल के साथ ख़त्म होता है और कंट्रोल में जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो यहाँ पे आती है। और इसी से हमें पता चलता है कि भाई ओवर या अंडर अप्लाई हुआ होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, ओवर अंडर एप्लीकेशन में। लेकिन जो एक्चुअल एफओएच होता है भाई वो हमारा यहाँ पे एफओएच कंट्रोल में डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम एफओएच कंट्रोल को डेबिट करेंगे 3500 से। और भाई मटेरियल सारा कहाँ से निकल रहा है, अगर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मटेरियल तो मटेरियल है, मटेरियल के लेजर को क्रेडिट करेंगे। जब मटेरियल आता है तो मटेरियल डेबिट होगा, लेकिन जब यहाँ पे मटेरियल इशू होता है, इस्तेमाल होता है, तो भाई मटेरियल क्रेडिट होगा। और चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो दोनों को मिला के मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे। 65,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू $68,000 या जो भी है। अच्छा जी, इसके बाद अगली एंट्री है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। भाई जिस तरह परचेज होता है, ये परचेज है ना मटेरियल का, तो भाई परचेज रिटर्न, तो वहाँ पे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको याद हो तो हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते थे और अकाउंट पेबल को डेबिट। भाई यहाँ पे वो किससे लांझे नहीं है, इसी एंट्री को स्ट्रेट रिवर्स कर दे। तो इसमें क्या होगा भाई, ये बी की एंट्री है, सी में है भाई इसी एंट्री को उठाओ और रिवर्स कर दो, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और मटेरियल क्रेडिट। कितने रुपए से, फिगर दी है 900 की। ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, यहाँ पे मटेरियल रिटर्न और परचेज रिटर्न वाले किससे नहीं होने। डी को देखे, डी में कह रहा है टोटल पेरोल डायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर कहाँ जाता है, डायरेक्ट लेबर जाता है, अगर इसकी पेरोल की एंट्रियाँ होती है तो कैसे होती हैं भाई। सैलरी की एंट्री आप लोगों ने क्या सुनी थी, सैलरी की एंट्री क्या थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, या सैलरी पेबल क्रेडिट। यहाँ पे सैलरी का नाम इस्तेमाल नहीं होता भाई, पेरोल का नाम इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है भाई टोटल पेरोल इनका कितना है, भाई टोटल पेरोल इनका बन रहा है 80,000 प्लस 9,500, टोटल पेरोल इनका बन रहा है भाई। तो हम पेरोल को डेबिट कर देंगे या पेरोल एक्सपेंस को, जो भी आप इसको नाम दे, पेरोल को डेबिट कर दें 89,500 से, और यहाँ पे एक्रूड पेरोल या पेरोल पेबल 89,500 से क्रेडिट कर दें। ठीक है, इसको सैलरी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये कॉस्ट अकाउंटिंग में पेरोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मेट्यूजरे पेरोल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इसको पेरोल में ही डेबिट कर दें। तो भाई एक एंट्री तो ये हो गई, ये पेबल की। अगर इसने पेमेंट की बात होती तो हम यहाँ पे कैश या बैंक को क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह नहीं कहा, तो भाई हम एक्रूड पेरोल या पेरोल पेबल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसकी एक और एंट्री भी साथ में होनी चाहिए भाई, ये तो इसके सैलरी का खर्चा है, लेकिन ये चीज़ें जाती कहाँ है भाई, वर्क इन प्रोसेस में। तो वर्क इन प्रोसेस में कौन सा आएगा भाई, ये जो डायरेक्ट लेबर है 80,000 का, ये वर्क इन प्रोसेस में आएगा। और ये जो बाकी इनडायरेक्ट है वो एफओएच कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होता है भाई, सुपरवाइज़र की तनख्वाह, वॉचमैन की तनख्वाह, क्लीनर की तनख्वाह, चाय बनाने वाले की तनख्वाह,
लेकिन ये जो डायरेक्ट लेबर है ये एक्चुअली कन्वर्जन करते हैं, मतलब कपड़े बनाने के कारखाने में टेलर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो 9500 रुपीज़ है वो भाई जाएंगे एफओएच कंट्रोल वाले अकाउंट में, और सारा जो है पेरोल को क्रेडिट हम करते हैं 89,500। तो पेरोल का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और सारा कुछ कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी 2 एंट्रीज़ होती हैं। इसके बाद ई भाई वेजेस पेड, वेजेस पेड, तनख्वाहें जो थी वो पे कर दी हैं। यहाँ पे जो ये एक्रूवल हमने बनाया था 89,000 का, इसमें से 75,000 रुपये जमा कर दिए। ई में क्या एंट्री होगी, एक्रूड पेरोल को डेबिट कर देंगे 75,000 से, और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे 75,000, ठीक है जी। यहाँ पे पेबल की एंट्री हुई है और यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हुई है, बैंक से या कैश से पैसे चले गए। एफ को देखे सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कारखाने के मसलीनस एक्सपेंसेस, तो वो कहाँ जाते हैं, एफओएच कंट्रोल में जाते हैं। तो भाई एफओएच कंट्रोल को डेबिट कर दो, एफओएच कंट्रोल डेबिट 42,000 से, और पेमेंट हुई है तो भाई कैश को क्रेडिट कर दो 42,000 से। पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो कैश ज़्यादा मुनासिब लगता है, वरना अगर पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना होता तो पे एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट करते। अच्छा जी, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड। भाई इनकर्ड खर्चे हो गए लेकिन अभी पे नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर दे या पेबल को क्रेडिट कर दे। अकाउंट पेबल तो नहीं कह सकते, इसको एक्सपेंस पेबल कह सकते हैं या एक्रूड एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ठीक है जी। एच में क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड। भाई जिनको हमने कर्ज पे चीज़ें बेची थी उनसे पैसे आ गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है भाई कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये एंट्रियाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखिए, बच्चों वाली एंट्री है, ये कम से कम आनी चाहिए एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको। अच्छा जी, ये में अकाउंट पेएबल पेड। भाई जिनसे हमने कर्ज पे चीज़ें खरीदी थी, ये वाले जो लोग हैं, मटेरियल ख़रीदा है, इनको हमने पेमेंट कर दी थी। जब भी पेमेंट होती है तो भाई हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो जब लाइबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट हो जाती है, तो अकाउंट पेएबल डेबिट। और दूसरी तरफ हमने पेमेंट कर दी तो भाई हमारा बैंक या कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश को कम कर दो, अकाउंट पेएबल डेबिट। ये आई की एंट्री होगी अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और एच की एंट्री होगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर मे एट द रेट ऑफ 2% पर एनम ऑन बिल्डिंग, ठीक है जी। ये जे को ज़रा गौर से देखे, जे में एक आपसे क्या करवा रहा है भाई, जे में ये आपसे हो सकता है कैलकुलेशन भी करवाए, क्योंकि उसके सामने क्वेश्चन मार्क लिख के हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई ये हम कहाँ से निकालेंगे, ये क्या कह रहे हैं, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर मे एट द रेट ऑफ 2% पर एनम ऑन बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग पे 2% डिप्रिसिएशन निकालो, किस पे, बिल्डिंग पे 2% है, और इसके साथ और कौन सा है भाई 10%। इक्विपमेंट पे भाई है कितना 10%। तो अब ये हम कहाँ से लेंगे, अगर आपने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लिया हो तो ये जर्नल एंट्री से ऊपर उन्होंने ट्रायल बैलेंस बना के दिया है, उसमें अगर आप गौर से देखेंगे भाई बिल्डिंग का जो है ना, बिल्डिंग का जो कॉस्ट दिया है वो कितना है, वो है 1,20,000 रुपये। कितना है, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी दी है, वो है 48,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास टोटल कितना बनता है 72,000। अब इन्होंने हमारे सामने ये नहीं लिखा कि भाई ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे करनी है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करनी है। अगर स्ट्रेट लाइन पे करेंगे 2% तो ये तो तकरीबन कितने बन जाएंगे, 120,000 क्रॉस 0.0 या 2% कर देंगे, 2,400 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर रिड्यूसिंग पे करेंगे तो भाई क्या होगा, 120,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 72,000 क्रॉस 2%। तो उसका 2% कितना बनता है, 1,440। अच्छा जी, लेकिन सवाल मेरा ये है, ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं भाई ये 1 महीने की है, और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे ये पर एनम है, ये 2% पर एनम मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। तो अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन पे भी ले तो पूरे साल की बनती है भाई 2%, 2,400 रुपये। और अगर इसको हम तकसीम कर देंगे 12 पे तो ये बन जाएगी भाई 200 रुपये, ठीक है जी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे ये 200 आ रही है।
तो रिड्यूसिंग पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसने स्ट्रेट लाइन वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो भाई हम बस स्ट्रेट लाइन पे ही करते हैं, सबसे आसान वही होता है। तो भाई 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, तो ये एक महीने की डिप्रिसिएशन 200 रुपये निकल आएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर इस दूसरे को करें तो भाई उसकी वैल्यू कितनी है, इक्विपमेंट हमारे पास है 237,240, मल्टीप्लाइंग बाय 10% है, तो भाई इसके साथ परसेंटेज करो और मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिवाइडिंग बाय 12 कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 1977 की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। इन दोनों को मिला लेंगे तो भाई 200 जमा 1977 ये बन रही है 2177 की, स्ट्रेट लाइन पे किया है। ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होगी, भाई डिप्रिसिएशन कहाँ जाती है, FOH कंट्रोल में हमारा खर्चा है, तो भाई FOH कंट्रोल को डेबिट कर देंगे 2177 से और क्रेडिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग की 200 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 1977। भाई डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ें सीखनी होगी तो वो इंशाल्लाह इस पे लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने बनाए, वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन का चैप्टर अलग से। अच्छा जी, इसकी फर्दर जो एंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये जे है। अच्छा जी, ये जे की एंट्री है। अगर मैं के करूँ, के में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एप्लीकेशन रेट जो है, तो भाई इसकी एंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट, यही एंट्री होती है ना। FOH में वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें आ जाती हैं FOH अप्लाइड से, भाई यहाँ से चीज़ें वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जाती हैं। अगर आपसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें ये वाली, भाई वर्क इन प्रोसेस में ये चीज़ें आ रही है ना, मटेरियल भी डेबिट हो रहा है, लेबर भी डेबिट हो रहा है, FOH भी डेबिट हो रहा है। ये एंट्री क्या है, ये भाई वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे एंट्री आई है डायरेक्ट लेबर की, लेकिन इनडायरेक्ट की FOH कंट्रोल में जाती है। यहाँ पे वो किससे नहीं थे तो हमने FOH के अकाउंट नहीं बनाए। ठीक है। अच्छा जी, FOH वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, भाई अमाउंट हमारे पास है, अमाउंट इन्होंने 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का है, तो भाई हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास थी 80,000 दे देके एंट्री नंबर डी में दी है, तो 80,000 का हम क्या करेंगे 60% ले लेंगे, तो वो 48,000 बनता है। तो भाई 48,000 से हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे और FOH अप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ये इसकी एंट्री होगी के की। अच्छा जी, इसके बाद आय है, आय की एंट्री क्या है, भाई वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सॉरी, ये हमारा जो है एंट्री, ये जो इन्होंने डाली है वर्क इन प्रोसेस FOH अप्लाइड अकाउंट, ये हमारी ठीक है। ठीक है, ये कंट्रोल में नहीं आनी चाहिए, ये FOH अप्लाइड की है। FOH की हम अलग अलग से लेजर बनाते हैं, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन की ना बने तो ये मेट्यूजर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में भी डाल देता है, लेकिन ये एप्लीकेशन में आनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये अप्लाइड के लेजर से आती है। फिर अप्लाइड को ख़त्म करके हम यहाँ पे कंट्रोल लेजर में ले आते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस ओवर या अंडर अप्लाइड निकालते हैं। अच्छा जी, ये आय की एंट्री जो है वर्क इन प्रोसेस, भाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है साल के आखिर में, भाई बैलेंस की एंट्री नहीं होती। ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस 75,000 रुपीज़ का इसने कहा है, तो उसकी अगर हम लेजर में ज़रा ट्रीटमेंट करें कि भाई ये बनाया क्यों है, मैं ज़रा इस पेज पे करते हैं। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस उन्होंने हमें बैलेंस दिया है भाई क्लोजिंग, तो वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस कैसे होता है, ये 75,000 अगर वर्क इन प्रोसेस का हम करें तो भाई वर्क इन प्रोसेस का लेजर इस तरह होता है ना, इसके यहाँ पे 75,000 रुपये का क्लोजिंग आ गया, तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है वर्क इन प्रोसेस का, और इस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में और कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ये जितनी एंट्रियाँ हमने की हैं जगह, इसको अगर गो थ्रू कर ले तो इसमें 65,000 का मटेरियल आ रहा है, इसमें जो पेरोल से एंट्री आ रही है वो कितनी है, वो है भाई 80,000 की, और इसमें जो FOH अप्लाइड से एंट्री आ रही है जो अभी अभी हमने की है वो 48,000 की है। ठीक है जी, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है
अगर वो आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो ट्रायल बैलेंस में हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, वो क्या है, ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है ये 1 मई का है, ठीक है, इसलिए इसमें कह रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस है। ये उसने लिखा है ऑन May 1 द ट्रायल बैलेंस ऑफ द एंड्योर कंपनी शोड, तो ये 1 मई का ट्रायल बैलेंस है, तो ये 85,400 का हमारा ओपनिंग है। अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ तो 85,400 प्लस 65,000 प्लस 80,000 प्लस 48,000 माइनस 75,000, तो इससे हमारे 2,03,400 रुपये का क्या आ रहा है, फिनिश गुड्स की तरफ। तो इसकी एंट्री क्या होती है भाई, फिनिश गुड्स डेबिट 203,400 और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 203,400, ठीक है। ये सारी इसकी भी एंट्री हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्रियाँ नहीं होती, तो ये एंट्री मुझे लग रहा है कि ये एंट्री करनी चाहिए आपको आई में, एल में सॉरी, तो ये एल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। एम की एंट्री क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल की क्या एंट्री होती है भाई, कॉस्ट जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये देखें इसको ज़रा, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से डेबिट हो रहा है भाई, फिनिश गुड्स से। तो इसकी एंट्री क्या होती है, उसने कहा है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 205,000 की है, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे है 205,000 डेबिट और फिनिश गुड्स जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इसकी ये एंट्री होती है एम की। और एन की एंट्री जो हमारे पास है वो कह रहा है सेल ऑन अकाउंट, भाई सेल की क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 285 और सेल क्रेडिट 285,000, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी थी, ठीक है। इसमें कुछ एंट्रियां जो है, लेट से ये मटेरियल परचेज, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री है, वर्किंग ये भी कॉस्टिंग की है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग की है, लेकिन इसमें कुछ एंट्रीज है, देखिए सेल की एंट्री जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमने सीखी थी, यहीं पे भी सेम ही है। अच्छा, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हल किया है। इसका क्वेश्चन नंबर एक और है जिसकी जर्नल एंट्रीज हैं, मैं देखता हूँ कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी टी काउंट्स मांगे हैं, इसके फर्दर हम टी काउंट्स की काफ़ी प्रैक्टिस हमने की है। इसमें ये जो जर्नल, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने जर्नल एंट्रीज ऑन द फैक्ट्री बुक एंड द जर्नल ऑफिस बुक दोनों मांगी है। ये कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी शुरू करेंगे, या मैं अगले लेक्चर जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास लिखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। और इसके साथ मैं देखता हूँ अगर पिछले चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन एज सच मिसिंग हुआ जो हमने डिस्कस ना किया हो तो वो भी सॉल्व कर लूँगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन, अभी लेक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन चलिए एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, एंट्रीज़ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी एंट्रियाँ आपने 2 मांगी है उसने, तो इसकी 2 एंट्रियाँ ऐसे करनी है, पेपर में अगर सॉल्व करना हो तो एक साइड पे ऑफिस की एंट्रियाँ कर लो, एक साइड पे फैक्ट्री की एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है जी। एंट्री बाय एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। फेरल एंड हैरल, स्क्रीनशॉट तो आपके पास है ना, मैं बुक को साइड पर रखता हूँ ताकि मैं इजीली लिख लूँ इसको। अच्छा जी, फेरल एंड हैरल इंडस्ट्रीज यूजेस अ जनरल लेजर एंड अ फैक्ट्री लेजर, भाई दोनों लेजर यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री लेजर भी बन रहा है और जनरल लेजर जो आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने सीखा था, जिसमें सारे लेजर्स आते हैं, सारे टी अकाउंट्स, और फैक्ट्री लेजर भी बन रहा है। तो इन्वेंट्री अकाउंट, अच्छा जी, इन्वेंट्री अकाउंट, पेरोल क्लियरिंग अकाउंट फॉर द फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आर केप्ट एट द फैक्ट्री, प्लांट एसेट अकाउंट एंड अकाउंट पेबल आर पार्ट ऑफ द जनरल ऑफिस बुक्स। भाई इसको ज़रा गौर से देखिए, ये जो चीज़ें इसने यहाँ पे डिस्कशन में दी है ना, इसका मतलब है इसका हमारे इंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या कह रहा है, यूजेस जनरल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर, भाई 2 लेजर इस्तेमाल कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट, अ पेरोल क्लियरिंग अकाउंट फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज़, भाई फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये इन्वेंट्री अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आर केप्ट एट फैक्ट्री, भाई ये चीज़ें इन्होंने फैक्ट्री वाले लेजर्स में मेंटेन कर रहे हैं। प्लांट एसेट अकाउंट एंड अकाउंट पेबल अकाउंट आर पार्ट ऑफ द जर्नल ऑफिस बुक,
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। भाई प्लांट एसेट अकाउंट और अकाउंट पेबल जो है वो फैक्ट्री ऑफिस अकाउंट में जर्नल लेजर में वो मेंटेन हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ये ऑफिस पे मेंटेन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये फैक्ट्री पे मेंटेन सॉरी ये जर्नल ऑफिस में मेंटेन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें फैक्ट्री में कुछ लेजर्स मेंटेन कर रहे हैं, दोनों जगह पे लेजर्स चल रहे हैं। अब हमारे पास जो इंट्रीज़ हैं भाई वो इंट्रीज़ हमने कैसे करनी है, कौन कौन सी इंट्री को कहाँ पे पोस्ट करना है डिस्कस करते हैं। भाई यहाँ पे डेट्स भी दिए है इस क्वेश्चन में, तो हाँ आपने जो फॉर्मेट बनाया है डेट सामने पर्टिकुलर पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे बना लूँगा। अच्छा जी मार्च 2 की एंट्री है, तो अगर मार्च 2 की एंट्री देखते हैं पहले करनी कहाँ पे, परचेज्ड मटेरियल फॉर द फैक्ट्री 20,000 टर्म 1/10 एंड 60। भाई टर्म्स को इग्नोर कर दें, ये मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं कि भाई इतने मुद्दत में आपने हमें पेमेंट करना है, किस कौन सी तारीख, मतलब आज पे करूँगा तो 10 दिन के अंदर करना है या 60 दिन के अंदर करना है, जो भी हो टर्म्स को इग्नोर करें। भाई हमारी एंट्री क्या है, मटेरियल परचेज्ड 20,000 रुपये का हमने मटेरियल परचेज़ किया है। भाई अब मटेरियल एंट्री क्या होगी, जो ऑफिस में बंदा बैठा है, जो ऑफिस में बंदा बैठा है उसको कोई मटेरियल मिला है? नहीं। मटेरियल किसको मिला? भाई मटेरियल तो फैक्ट्री को मिला, तो फैक्ट्री मार्च पे हमारे अब मार्च में एंट्री करेगी, मार्च 2 पे मटेरियल डेबिट कितने रुपए के? 20,000 के। अब सवाल ये है पेमेंट कौन करता है? भाई फैक्ट्री पेमेंट नहीं करती, पेमेंट ऑफिस से होता है। तो भाई यहाँ पे फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं करनी, फैक्ट्री के लिए यहाँ पे अकाउंट पेबल नहीं बनना, फैक्ट्री के लिए क्या कहे, फैक्ट्री क्या रहेगा भाई जनरल लेजर, फैक्ट्री जनरल लेजर को क्रेडिट करेगी 20,000, क्योंकि फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट ऑफिस से होती है और अकाउंट पेबल का जो लेजर है वो ऑफिस पे मेंटेन हो रहा है। कहाँ पे? उसने क्वेश्चन में लिखा है भाई अकाउंट पेबल का लेजर ऑफिस में जर्नल लेजर में मेंटेन हो रहा है। तो इसलिए जो फैक्ट्री वाला बंदा है ये मटेरियल उसको मिला तो मटेरियल डेबिट कर दिया, लेकिन अकाउंट पेबल के साथ इसका काम नहीं है, तो इसने जनरल लेजर को क्रेडिट किया। ठीक है, इसकी एंट्री यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब ये बंदा ऑफिस में जो बंदा बैठा है भाई इसको कुछ मटेरियल मिला? नहीं, मटेरियल तो कारखाने को मिला। तो यहाँ पे ये क्या करेगा भाई, फैक्ट्री के लेजर को मार्च 2 पे फैक्ट्री के लेजर को डेबिट कर देगा अपने पास, क्योंकि ये फैक्ट्री का लेजर बनाएगा और ये बंदा जनरल लेजर अपने साथ दफ्तर को जनरल लेजर के तौर पे ट्रीट करेगा। ठीक है जी, तो 20,000 का ये फैक्ट्री को लेजर इसलिए डेबिट करे कि भाई कारखाने में मटेरियल चला गया, और अपने पास अकाउंट पेबल का जो है 20,000 का रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि पेमेंट ये बंदा करेगा। ठीक है जी, इसके बाद 4 नंबर, रिक्विजिशन ऑफ 4,000 ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड 2,000 ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल वर फिल्ड फ्रॉम द स्टॉक रूम। भाई रिक्विजिशन का क्या मतलब है, जब वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें चाहिए हो तो वहाँ पे मटेरियल से बेचनी होती हैं। अब भाई कौन सी तारीख को? 4 तारीख को मटेरियल बेचना है स्टॉक से वहाँ पर फैक्ट्री में वर्क इन प्रोसेस में, तो भाई इसका इसके साथ कोई काम है नहीं, तो भाई ये बंदा नो एंट्री, ये एंट्री नहीं करेगा, इसके तो पता ही नहीं है कि कारखाने में क्या हो रहा है। ये बंदा क्या करेगा भाई, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देगा कितने रुपए से? ये होगा भाई 4,000 रुपये से। और FOH कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो यहाँ पे 2,000 जो है FOH कंट्रोल में जाएगा, और मटेरियल पूरे 6,000 रुपये का मटेरियल के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंट्री कहाँ पे होगी? कारखाने में, इसका ऑफिस के साथ कोई काम नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद एंट्री है भाई फैक्ट्री पेरोल ऑफ 2,000 2000 में 1880 डायरेक्ट है और 120 इनडायरेक्ट है। फॉर द वीक वाज मेड अप एट द होम ऑफिस। भाई कहाँ पे? होम ऑफिस में। उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि भाई पेरोल क्लियरिंग अकाउंट जो है वो फैक्ट्री मेंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री में कह रहा है कि भाई कहाँ पे हो रहा है? होम ऑफिस में। होम ऑफिस में जो है यहाँ पे ये चीज़ें बनी हैं और ये इसकी एंट्री होगी यहाँ पे ऑफिस में भी, और इसकी एंट्री होगी हमारे वहाँ पे भी। कहाँ पे? कारखाने में भी। भाई कारखाने में बंदों ने काम किया है, लेकिन पेमेंट होम ऑफिस में यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी? अब काम किसने किया है? 2,000 रुपये का पूरा काम हुआ है। इस बंदे को क्या पता कि भाई कारखाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल को कुछ नहीं पता, ऑफिस वाले बंदे को। तारीख क्या है भाई? मार्च 8।
इस बंदे ने 2000 रुपये देने हैं। क्या करना है? 2000 रुपये किसको? कारखाने के मज़दूरों को। तो जब भी ये कारखाने का कोई काम करता है तो भाई फैक्ट्री लेजर को ये डेबिट करता है। इसने जो भी काम करना है कारखाने के लिए कर रहा है ना, तभी ये फैक्ट्री लेजर को छेड़ रहा है। फैक्ट्री लेजर 2000 से। अब हुआ क्या है भाई, वो कह रहे हैं कि 1690 रुपये इन कैश वाज सेंट टू द फैक्ट्री। भाई 1690 रुपये इन्होंने कारखाने में कैश फॉर्म में भेज दिया है। और बाकी जो है FICA टैक्स वाज 130 एंड इनकम टैक्स वाज 180। भाई 130 रुपये का इन्होंने कुछ टैक्स काटा है और 180 रुपये का, दो अलग अलग टैक्स काटे हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, जब भी कोई बंदा किसी से टैक्स काटे तो वो सरकार को पे करता है और वो टैक्स पेबल में जाता है। ठीक है जी। तो टैक्स पेबल इसका कितना, इसकी लाइबिलिटी बनी ना भाई, ये सरकार को पे करेगा कितना, 180 रुपये का टैक्स है। और FICA पता नहीं कौन सा नाम है इसका, हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स की सिर्फ है तनख्वाहों पे। तो भाई 130 रुपये, 2000 रुपये इसने डेबिट करने हैं, 180 रुपये ये टैक्स पे करेगा, उसने काट दिए हैं। और 130 रुपये इसने क्या किया है भाई, एक और टैक्स काटा है, बाकी कितने रह गए। उसने क्वेश्चन में कहा भी है कि 1690 रुपये जो है इसने क्या किया, ये पेरोल है इसका, एक्रूड पेबल, एक्रूड पेरोल या पेरोल पेबल, ये इतना ये बंदों को पे करेगा। और इंट्री के दोनों साइड टेली है, देखिए 180 प्लस 130 प्लस 1690, ठीक है 2000 रुपये। ये क्या है, इसने इंट्री करनी है इस चीज़ की। अब ये पेमेंट क्या कितना करेगा भाई, एक्रूवल को, एक्रूड पेरोल को डेबिट कर देगा 1690 रुपये से और कैश पे कर देगा 1690 का। ये दोनों इंट्री हो जाएगी इसकी। इसके बाद कारखाने वाले भाई क्या पेमेंट करेंगे, कारखाने वाले को भाई पेरोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इसी 8 तारीख को 2000 रुपये से। और जनरल लेजर को, इन्होंने पे नहीं किया ना, बस जो भी हिसाब किताब है वो जनरल लेजर वाले ऑफिस वाले कर रहे, तभी ये जनरल लेजर को कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे जनरल लेजर को हिट किया था। इसके बाद ये तो इसने कर दिया है, लेकिन इसके ये पैसे कहाँ जाएंगे भाई, अब ये अपनी वर्किंग करेगा। भाई वर्क इन प्रोसेस में इसका डायरेक्ट लेबर है कितने रुपए का, वो है भाई 1880 रुपये का। तो 1880 रुपये जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चले जाएंगे। और FOH कंट्रोल में CTRL में 120 रुपये चले जाएंगे। और यहाँ पे जो इसका पेरोल है वो 2000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो ऑफिस फैक्ट्री में जो एंट्रियाँ होती हैं वो इस तरह होती हैं। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का जो है क्या कह रहे हैं, depreciation of 200 for factory equipment was recorded. Asset and accumulated depreciation account are kept on the journal office. भाई जो accumulated ledgers हैं वो सारे ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं। तो ऑफिस वाले एंट्रियाँ करेंगे कौन सी तारीख को भाई, 14 तारीख। तो ये क्या करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन किसकी है, कारखाने की, तो ये फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर देंगे 200 से। और accumulated depreciation रिकॉर्ड कर देंगे 200 से। ठीक है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। फैक्ट्री लेजर को इसलिए डेबिट किया क्योंकि फैक्ट्री कारखाने का मसला है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे भाई, कारखाने वाले जो हैं डेप्रिसिएशन को FOH कंट्रोल अकाउंट में लेके चलते हैं। तो 200 रुपये का FOH कंट्रोल क्रेडिट होगा। और भाई इनका एक्यूमुलेटेड के साथ काम नहीं है, बस ये जनरल लेजर को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो ऑफिस वाले उसको देख रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये 14 को इसने 200 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। अच्छा जी, 14 तारीख को एक और भी एंट्री है, अ जॉब वाज कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री विद 960 डायरेक्ट लेबर एंड 450 ऑफ द मटेरियल। भाई इसका इनके साथ कोई काम नहीं है। ठीक है जी, ये जो 14 तारीख पे इन्होंने 2 एंट्रियाँ दी है ना, 14 नंबर 1 की, इसके साथ भी काम था। तो देखो इसने रिकॉर्ड किया क्योंकि उसने कहा था कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ऑफिस में मेंटेन हो रहा है, और ये भी रिकॉर्ड किए। लेकिन इसके बाद जो 14 तारीख को एक अलग एंट्री है, उसका इनके साथ कोई काम नहीं। A job was completed in the factory overhead with 960 direct labor and 450 of the material being previously charged to the job. ठीक है, factory overhead is to be applied at the rate of 66/3% of the direct labor. तो भाई जब कारखाने में काम पूरा होता है तो उसकी क्या एंट्रियाँ होती हैं, अब बताएं कारखाने में काम कितना पूरा हुआ है भाई। 960 रुपये का पहले चार्ज किया था उसको,
450 रुपये का, देखिए 960 रुपये का इसमें क्या है, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर है। मटेरियल 450 रुपये का है, और ये 66.2/3 का जो मतलब है ना, ये 66/2/3%। इसका मतलब है भाई 66, ये 2/3 का मतलब है 0.66666, ठीक है जी, 66.66666%, ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, भाई FOH जो है वो अप्लाई होता है, उसने कहा है डायरेक्ट लेबर पे, तो डायरेक्ट लेबर इसका है 960 क्रॉस 66.6666%, तो ये बन रहा है 639 ऑलमोस्ट। तकरीबन FOH जो बन रहा है वो राउंड कर लेंगे 640 को, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को मिला लेंगे तो ये कितना बनता है, 960 जमा 450 जमा 640, ये 2050 रुपये का काम पूरा हुआ है। एक जॉब कंप्लीट हुआ है जिसमें इतने रुपए का पूरा, ये जो है ये इतने रुपए का काम पूरा हुआ है। लेकिन उसने कहा है कि भाई 960 रुपये ऑलरेडी, उस अंग्रेजी को पढ़े, अ जॉब वाज कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री विद 960 डायरेक्ट लेबर एंड 450 ऑफ द मटेरियल बीइंग प्रीवियसली चार्ज। भाई ये दोनों हो चुकी है, इन दोनों की एंट्रियां, इसकी भी एंट्री हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। भाई इसकी एंट्री रहती है 640 की, तो 640 की क्या एंट्री होती है भाई, जब भी वर्क इन प्रोसेस FOH अप्लाई होता है तो भाई वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करते हैं 640 से, और FOH अप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन मेट्यूजरे इसको कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्ट ले जाता है, वो अप्लाइड को बनाता ही नहीं है अमूमन, ठीक है जी। तो कंट्रोल में भी कर सकते हैं और अप्लाइड में भी, नॉर्मली अप्लाइड में होना चाहिए, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो 640 की ये एंट्री होगी। अब काम पूरा कितना हुआ है, देखिए ये चार्ज, इन्होंने कहा था कि ये दोनों चार्ज हो चुकी है, तभी मैंने इसकी एंट्रियाँ नहीं की, लेकिन सिर्फ इसकी कर दी है। लेकिन उसने साथ में कहा कि भाई ये काम पूरा भी हो गया है, तो जब काम पूरा होता है तो वो फिनिश गुड्स में चला जाता है 2050 से, और वर्क इन प्रोसेस जो है वो 2050 से क्रेडिट हो जाएगा। वर्क कंप्लीशन, वर्क इन प्रोसेस से चीज़ें निकल जाती हैं फिनिश गुड्स की तरफ टी अकाउंट से, ठीक है जी। तो इसकी एक एंट्री ये होगी 640 वाली, और एक 2050 वाली 2000 वाली, ये दो नहीं होंगी क्योंकि वो इसने कहा है कि ऑलरेडी चार्ज्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ 800 वाज पेड बाय द होम ऑफिस। भाई 800 रुपये के खर्चे हुए हैं जो कि इन्होंने पे किए हैं, तो यहाँ पे एंट्री होगी, फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए के हैं, 800 रुपये के, और इन्होंने पेमेंट की है तो भाई कैश को क्रेडिट कर देंगे 800 से, ठीक है जी। और यही एंट्री यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे भाई मिसलेनियस फैक्ट्री की खर्चे जो है वो FOH कंट्रोल में जाते हैं, ठीक है जी, 800 रुपये, और जनरल लेजर ने पे किए हैं, ऑफिस वाले ने पे किए, तो जनरल लेजर को क्रेडिट कर देंगे, कैश वैश को नहीं चढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद और क्या हुआ है भाई, द जॉब कंप्लीटेड ऑन द 14th वाज शिफ्ट टू ब्रिल ब्रोस। भाई ये जो काम पूरा हुआ है ये 2050 रुपये का, वो हमने क्या किया है भाई, बिल ब्रोस को हमने दे दिया है। ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द होम ऑफिस कस्टमर वाज बिल्ड फॉर 2800। भाई दफ्तर वालों ने कहा कि ये जो आपने काम पूरा किया है इसको बेचो ब्रिल ब्रोस की तरफ, कितने रुपए पे, 2800 रुपये पे। तो भाई कारखाने वाले क्या एंट्री करेंगे, कारखाने वालों बेचारों को तो उन और चीज़ों का कुछ नहीं पता, उन्होंने बस क्या करना है, माल उठाना है और बेच देना है। तो ये क्या करेंगे भाई, जनरल लेजर को डेबिट कर देंगे। जब भी ये कारखाने से मदद लेते हैं तो जनरल लेजर को क्रेडिट करते हैं, देखे। लेकिन अभी ये ऑफिस वालों को माल दे रहे हैं ना, वो बेचेंगे, तो ये माल शिपमेंट कर देंगे और अपने पास 2050 से इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और फिनिश गुड्स जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स से चीज़ें निकलती हैं ना। देखिए जब माल बना है तो फिनिश गुड्स में आया है, लेकिन अब जब बेचेंगे तो फिनिश गुड्स से निकल जाएगा। तो जनरल लेजर को डेबिट कर देंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट। लेकिन ऑफिस वाले जो है वो अपने साथ एंट्री करेंगे, दो एंट्रियाँ होती हैं सेल की। हमने सारी उम्र सेल की क्या एंट्री पड़ी थी भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्या नाम था इसका जी, ब्रिल ब्रोस है या जो भी नाम है, इसका अकाउंट रिसीवेबल 2800 रुपये पे डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे 2800 रुपये पे। ये एंट्री हम बारहा हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की है। लेकिन जब भी सेल की एंट्री होती है इसके साथ एक कॉस्ट की एंट्री भी होती है। भाई वो माल कितने का था, वो 2050 रुपये का, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे 2050 से और फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये माल बनाया फैक्ट्री ने है तो यहाँ पे
20-50 से क्रेडिट कर देंगे। यही एंट्री होती है ये वाली। लेकिन फैक्ट्री वाले अलग ना हो और ऑफिस वाले अलग ना हो तो यहाँ पे फैक्ट्री लेजर की जगह हम फिनिश गुड्स को क्रेडिट करते हैं, जिस तरह यहाँ पे क्रेडिट किया है। लेकिन ये कारखाने के दो लेजर अलग अलग बन रहे हैं तो उसकी वजह से एंट्रियों में इतनी कम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर ये दोनों एक जैसी एक जगह पे होती तो फिर चीज़ें बहुत आसान रहती हैं। उसमें क्या होगा कि ये फैक्ट्री के लेजर की एंट्री नहीं होगी और ये जनरल लेजर की एंट्री नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा अगर दोनों साथ में बनेंगे। लेकिन ये लेजर अलग अलग जगहों पे बन रहे हैं, अलग अलग बंदे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी वजह से इतनी कम्प्लेक्सिटी हो रही है। ये देखिए इस एंट्री को कंपेयर करें। मटेरियल परचेज की क्या एंट्री होगी भाई, मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन ये बीच में फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर इसलिए आ रहा है कि ये अलग अलग जगहों पे मेंटेन हो रहे हैं। ये सारी एंट्रियां इसलिए कम्प्लेक्स हो रही है। अगर ये दोनों एक जगह पे होती तो एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल आसान होती, समझने में आसानी होती। इसको कंपेयर करें, क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा सॉल्व करें और इस क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर करें। इसमें जो ये नाम अलग आ रहे हैं ना, ये जो आप क्वेश्चन में ये जनरल लेजर और इसको अगर स्किप करें और एंट्रीज को मर्ज करें तो भाई ये सिंपल एंट्रियां हैं, ठीक है। ये तो कारखाने की आम एंट्री है। देखें इस केस में भी ये जो एंट्री है ना, ये जनरल लेजर और इसको अगर स्किप करेंगे तो भाई ये एंट्रीज क्रॉस मैच होंगी और बिल्कुल थॉरली समझ में आएगी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। लेकिन यहाँ पे जो ये जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर का किस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अलग अलग जगहों पे मेंटेन हो रही है, क्वेश्चन को कम्प्लेक्स बना है, ठीक है जी। चले आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को शुरू करेंगे। होपफुली हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की, और मैं ट्यूजडे की काफ़ी बुक के काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन इन्हीं चैप्टर्स की जब हम एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, फ़िलहाल टाइम इतना नहीं है, इस पर भी हमने तकरीबन 9 लेक्चर्स ले लिए हैं। लेकिन जब ये बुक ख़त्म करेंगे तो एडवांस प्रैक्टिस में हम फिर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है उसकी तरफ भी जाएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।